वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ऐसा क्यों होता है जब आप सिस्टम से बाहर हैं तब आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो तो चलिए समझ में आने वाली बात है कि आपको लगता है, लेकिन सिस्टम में आने के बाद जब वो नहीं हुआ तो या तो उसका कोई प्लॉजिबल कारण हम दें कि ये इसलिए नहीं हुआ, और या फिर हम बताएं कि क्यों नहीं हुआ, और अगर ऐसा है तो हम उसको छुपाते क्यों हैं, तब वो सब चीज़ें जुमला क्यों हो जाती। पूरे समाज मानस में मुझे ऐसा लगता है, और ये सारे क्षेत्र उसमें समाहित कर सकते हैं हम, एक अस्तित्व की लड़ाई चल रही है और हमें टिके रहने के लिए लोग लोक लुभावन बातों का, लोकानुरंजन का बहुत ज़्यादा सहारा ले रहे हैं। शायद इसका कारण ये भी है कि एक आंतरिक असुरक्षा है। वजह हो सकती है मगर कई बार बेवजह भी हो सकती है। कुल मिलाकर जीवन की गति जो बढ़ी है, जीवन में एक तांत्रिकता आई है, टेक्नो सेवी होते होते हम इतने मैकेनिकल हो गए हैं कि जो अनौपचारिकता होती थी, जो हमें संबल देती थी, वो समाप्त सी हो गई है, और इसलिए लोग बड़े अकेले अकेले महसूस कर रहे हैं। और वो एक आंतरिक असुरक्षा के चलते छोटी छोटी चीज़ों से भी हम इस पद्धति से डरते हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे वाला, इसी का व्यापक स्वरूप है लोक लुभावन, इसी का व्यापक स्वरूप है लोकानुरंजन, इसी का व्यापक स्वरूप है पॉपुलिज्म। ये इन सारे क्षेत्रों पर सवार है। मैं मानता हूँ कि समाचार पत्रों में, चैनल्स में, राजनीति में, शायद साहित्य और रंगभूमि में भी ये बहुत तरीके से हमें इसके आक्रमण का पता नहीं, हमें अंदाज़ा है या नहीं, मगर ये बड़ा आक्रमण कर रहा है हमारे ऊपर। कई बार चैनलों के साथ चर्चा होती है, तो एक चर्चा में मैं गया था तो लोगों ने, खुली चर्चा थी, तो लोगों ने कहा कि ये जो आप धारावाहिक बताते हैं जिसमें इतनी बुद्धिहीनता होती है कभी कभी, और आप दर्शकों को क्या मानते हैं कि हमें कुछ समझता नहीं, आप हमें उल्लू बना रहे हैं क्या धारावाहिक की प्रस्तुति जिस पद्धति से आप कर रहे हैं। तो जवाब जो आते हैं हम भी समझ सकते हैं कि क्या करें, लोगों को यही अच्छा लगता है, ऐसे सभी ने कहा। तो मेरे जैसे कुछ लोगों ने पूछा ये तो सही है, और हम भी जानते हैं कि मार्केट का एक प्रेशर होता है, आपके लिए भी टीआरपी है, सर्कुलेशन है, राजनेता के लिए वोट है, मगर लोगों को जो अच्छा लगता है वो देना, ये समझ सकते हैं। लोगों को क्या अच्छा लगे इसमें आपकी कुछ भूमिका है, ऐसा आप मानते हैं? इस पर किसी के पास प्रकट रूप में देने लायक जवाब नहीं था। मैं मानता हूँ कि हमारी राजनीति, हमारे प्रसार माध्यम और शायद हमारी बौद्धिक गतिविधियाँ, विशेष रूप में साहित्य और जो इस तरीके की आर्ट है जो मार्केट पर बड़ी निर्भर रहती है, उनके ऊपर ये सवार है। और इसलिए जो प्रबोधन आवश्यक था इन सारे क्षेत्रों से, यही तो अपेक्षा थी ना, ये समाज के शिक्षक हैं एक दृष्टि से, वो हमने छोड़ दिया। हम समाज को जो अच्छा लगे वही करें, हम क्यों मोल ले खतरा, ये हुआ। और ये दुनिया भर में है, दुनिया के जनतांत्रिक देशों में, मैं थोड़ा राजनीति शास्त्र का छात्र होने के नाते ये कह रहा हूँ कि दुनिया की सारी डेमोक्रेसीज के सम्मुख ये आज एक चुनौती है कि डेमोक्रेसी की स्वीकार्यता तो बहुत हद तक बढ़ गई है, मगर उसकी परिणामकारकता बढ़ती नहीं दिखाई दी। उसके प्रति लोगों के मन में संदेह है कि ये कितना कारगर होगा, और ये संदेह हम फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में भी देखते हैं। ये संदेह हम जहाँ अरब स्प्रिंग हुआ 3-4 साल पहले, वहाँ भी मौजूद है, और कई अन्य जनतांत्रिक देशों में मौजूद है कि लोगों को एकदम से आश्वस्त नहीं कर पा रही डेमोक्रेसी कि आपके कल्याण का रास्ता हमारे ही घर से होते गुजरता है। तो ये बड़ी स्थिति है, और इसलिए मतलब आपके जवाब का, सवाल का यही जवाब है कि शायद कुछ वजह से या बेवजह एक आंतरिक सुरक्षा, असुरक्षा का भाव, उसके चलते परिस्थिति के सम्मुख शरण जाने की प्रवृत्ति, परिस्थिति यानी जनभावना, और लोगों को प्रबोधन करते हुए जो सही है वो न बताते हुए जो उनको अच्छा लगता है वो बताने पर ज़्यादा बल, इसके कारण मैं मानता हूँ कि ये विडंबना आई होगी। सर, जब इस दौर में जब आपने जो बात की जनतंत्र को लेकर के, उस दौर में भाजपा के संकल्प पत्र में रोजगार की बात नहीं होती,
सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और इसकी बात नहीं होती है। तो क्या आपके पास भी कोई रोड मैप नहीं है जनतंत्र को बचाने का? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, मेरा तो दूसरा दावा है कि कोई भी सरकार आई है, अभी ये कांग्रेस ने कुछ वादे किए हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर आज रोजगार के लिए पहली बात तो है कि रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। जब तक उद्यम नहीं बढ़ेंगे तब तक रोजगार विकास होना संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि कम से कम भारत में निवेश होने का प्रमाण पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ा है, उद्योग आएंगे ऐसा हम मान के चलते हैं। दूसरी बात है कि रोजगार की व्याख्या भी बदले हुए परिवेश में बदली हुई है। आज किसी भी पत्रकारिता में भी ऐसे 10 to 5 जॉब की संकल्पना नहीं रही है, और परमानेंट जॉब जहां आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगी, ये नहीं रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हुए, अभी वो जॉब है या नहीं है, वो सुरक्षा है उसके साथ या नहीं है। अगर हम जॉब को केवल यही मानेंगे जो NSSO मानता है तो उसमें वो नहीं पकड़ेगा। मगर आजकल वर्क फ्रॉम होम भी है, घर पर कितनी सारी महिलाएं छोटी छोटी उद्यमिता के सहारे कुछ न कुछ कमा लेती है। अभी ये हमारे इसमें आता नहीं, और हम मानते हैं अभी जो मुद्रा वगैरह की संदेह लगाए जा सकते हैं, लोग चैलेंज कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी डिस्प्यूट अबाउट दैट, मगर ये उद्यमिता ही मेरे ख्याल से नए जमाने के रोजगार का एक साधन है। इसलिए रोजगार की संकल्पना अब आजीविका में तब्दील हुई है। वी नीड नॉट बी टॉकिंग अबाउट जॉब्स, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। और मेरा अपना मानना है कि वो निश्चित रूप में बढ़ी है। आज कई छात्र मतलब युवाओं में मैं देखता हूँ ललक कि 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, बाद में छोड़ के अपना कुछ करने के ऊपर वो ये रहते हैं, बल रहता है। तो ये स्वागत योग्य है। उसके लिए अनुकूल वातावरण बना है या नहीं, इसकी चर्चा भी करनी चाहिए हमने। उसमें कमी है तो उसके लिए भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो हमने इस पूरी परिस्थिति का एक समेकित आकलन करना चाहिए। केवल जॉब कम हो रहे ऐसा नहीं हो रहा। इतने वाकई में जॉब कम होते थे तो समाज में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता था। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ये कहना नहीं कि स्थिति आदर्श है, मगर एक नए तरीके की सोच निश्चित रूप में बन रही है। बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हैं लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, जीवन स्तर सुधरा है लोगों का। और इन 5 सालों में जो सरकार ने काम किया उसके आंकड़े आ गए हैं। सरकार ने नहीं जारी किए हैं, फिर भी लोगों ने अध्ययन किया है और आंकड़े आ चुके हैं। अब उसको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। हम लोग रोजगार की बात, लोगों ने बताया कि GST और उसकी वजह से कितने रोजगार गए। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि जीवन स्तर सुधरा है, लोगों की क्रय शक्ति खत्म हुई है। क्रय शक्ति खत्म होने का असर ये हुआ है कि कार का उत्पादन बंद हुआ है। हर रोज 2 आंकड़ा आया कि हर रोज 2 कार के वो बंद हो रहे हैं, शोरूम बंद हो रहे हैं। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ऐसे अनेक क्षेत्रों पर जब नीचे से आपका जीवन स्तर बेहतर होता है तो ऊपर तक जाता है उस प्रोडक्शन भी, तो प्रोडक्शन लेवल भी घटा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उद्यमिता बढ़ी है? तो अगर बढ़ी है तो प्रोडक्शन भी आना चाहिए, बाजार में लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी नहीं। मैं कोई अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ, इसलिए सारे बिंदुओं का मेरे पास विश्लेषण होगा जरूरी नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उसके 2 कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, GST और नोटबंदी। अभी इसके बारे में डिबेट हो सकता है निश्चित रूप में, मगर मैं मानता हूँ कि GST इसके बारे में तो कोई मतभेद नहीं थे, ये लाना चाहिए, ये तय था। और जब लाया गया और लाने के बाद अभी लगभग 2 साल होने को आए, एक भी GST काउंसिल की मीटिंग में कोई निर्णय मतदान के आधार पर नहीं हुआ है, कंसेंसस के आधार पर। बड़ी कठिन बात थी, और कांग्रेस की सरकारें भी है और अभी उनकी संख्या 6 महीने से बढ़ी भी है। तो केवल मात्र आप GST पर ठिकरा फोड़े, और GST मुझे लगता है एक कड़वी दवा थी जो देना जरूरी था, इसके बारे में तो कोई मतभेद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपने थोड़ा ये प्रावधान ऐसे नहीं ऐसे करने, इसका डिबेट हो सकता है, इसके सुझाव आ सकते हैं, और तय करने वाला वो काउंसिल ही है। और काउंसिल में अगर सहमति से निर्णय हो पा रहे हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है, और इसका कोई सामूहिक जिम्मेदारी का दृष्टिकोण इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिफॉर्म्स जब आते हैं तो तात्कालिक परिणाम निश्चित रूप में होते हैं, मगर ये जरूरी था देश के लिए बहुत महीनों से। अगर आपने कहा कि निवेश भी बढ़ा है, नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा कि उसके बारे में नहीं, मैं जीवन स्तर सुधरा ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि आजीविका के माध्यम से नए अवसर, न्यू एवेन्यूज़ ये उपलब्ध हो रहे हैं। जीवन स्तर सुधरा ऐसा मैंने स्टेटमेंट नहीं किया, सुधरा भी होगा। पूरे समाज का सुधरा है या नहीं इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा,
मगर निश्चित रूप में मुझे लगता है कि हाँ, एक बात सही है कि घिसी पीटी पद्धतियों से काम नहीं चल रहा, कुछ नई पद्धति आ रही है, उसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ रही है, ये बात सही है। सर, दिल्ली में बड़ा इशू जीएसटी और नोटबंदी के बाद आया है कि सीलिंग पर हम लोग नहीं रोक पाए। सीलिंग पे गवर्नमेंट फेल रही है, विपक्ष भी इस पर निशाना साध, तो इसको किन कारणों? हाँ, ये रेलिवेंट है क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी का वो सारा एनालिसिस भी किया। एक तो इसमें न्यायिक प्रक्रिया का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, और न्यायिक प्रक्रिया को हम कोई वैसे रोक पाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि न्यायालय अपने विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं। आपको पसंद आए ना आए, वो जनहित के हो, अगर न्यायालय भी अगर जनमत के दबाव में निर्णय करने लगेंगे तो क्या बचेगा। इसलिए न्यायालय निर्णय करते, हो सकते हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सरकार के भी हो सकते हैं गलत, मगर वो प्रक्रिया वो है। मगर मैं दूसरी ओर जा रहा हूँ, और फिर भी इसको मतलब ये जानते हुए कि इस तरीके का कहना ये प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन है, बावजूद इसके मैं खुले वायुमंडल में अपनी बात को रख रहा हूँ। वो बात ये है कि कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमारे जो शहर है, हमारे जो महानगर है, इनकी बढ़ती हुई आबादी और उसके कारण निर्माण होने वाले प्रश्न, इनको कब तक हम टालते रहेंगे। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मुंबई की अवस्था क्या है, और आप कोई भी बड़ा महानगर लो, वहाँ की स्थितियाँ कोई अच्छी नहीं है। तो फिर घूम पर सवाल आता है हमारे ग्रामीणों के बारे में। अभी ग्रामीणों के बारे में जो बहुत पहले से होना चाहिए था, कुछ मात्रा में अभी शुरू हुआ है कि खेती पर निर्भर लोगों की जो संख्या है वो कम होनी चाहिए, और उसके लिए खेती पूरक उद्यमिता के लिए, विकास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ जगह हो रहा है। महाराष्ट्र ने अभी एक कारीगर यूनिवर्सिटी की बात चल रही है कि खेती में अगर 4 लड़के हैं किसी किसान के, और एक मान लीजिए 20 एकड़ ज़मीन है, तो वो तो सीमांत किसान बन जाएंगे शायद। तो वो सीमांत किसान बनने से उनको अगर रोकना है तो 2 लोगों को थोड़े और किसी उसमें आकर्षित करिए। ऐसे इनोवेशन इज़ द की। नए पद्धति से कुछ सोचना पड़ेगा, और उसमें शहरीय विकास के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ताकि शहरों में जो आने वाला वर्ग है वो उसकी संख्या सीमित रहे। ये खादी उद्योग से जो आप ये कह रहे थे, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर पहले से हो रहा है, लेकिन सरकार की जो योजनाएं जो पहले भी कांग्रेस की सरकार है और अब भी है, वो तो लगातार कहने के लिए वो कहते हैं, लेकिन वो शहरीकरण को बढ़ावा देने की है। तो क्या आपको लगता है कि 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने इसमें कुछ तब्दीली की है कि वो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने काफ़ी योजनाएं की है ग्रामीण उद्यमिता के लिए, आजीविका के लिए। सवाल यह है कि केवल उद्यमिता करने से काम नहीं होगा। आप जब तक ग्रामीण लोगों के सुख दुख के साथ समरस नहीं हो जाएंगे, तब तक आप खुद को तो शहर का ही सपना देखते हैं ना। हमारे समाज में जो वैल्यू जजमेंट आया है, अंग्रेजी बोलने वाला, एक विशिष्ट पद्धति के कपड़े पहनने वाला, ये जो गंवार वगैरह ये जो शब्द आए हैं, जो वैल्यू जजमेंट देते हैं एक दृष्टि से, जब तक इसमें हमारी बुनियादी सोच में परिवर्तन नहीं होगा, सरकार ढेर सारी योजनाएं लाए, हम प्रतिष्ठा किसको दे रहे हैं आज? अगर प्रतिष्ठा हम उसको, मतलब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, ये आसान नहीं है। अभी प्रमाण भाषा का बिंदु आता है, मैं ख्याल हिंदी में भी आता होगा, पता नहीं, मराठी में तो काफ़ी चर्चा चलती है। तो मान लीजिए जो एक प्रमाणित मराठी है, स्टैंडर्ड मराठी है, उसको नहीं बोलने वाला वर्ग है, और कोई कहेगा कि नहीं ये गलत है, तो बोलेगा आप कौन तय करने वाले होते हैं? ये मेरी मराठी है, अभी ये सही है या गलत है कैसे तय करेंगे? तो क्या प्रमाणित नहीं होना चाहिए? तो बोल रहे हैं तो ये तो अभिजनशाही हो गई, हम तो बहुजन वाले हैं। तो वी आर नॉट फ्री फ्रॉम क्वेश्चंस गैलोर, एंड वी डोंट हैव द आंसर्स। कि क्या आप दूसरे दलों से भी ऐसी स्थिति यदि बनती है तो सहयोग लेने की बात सोचते हैं? मैं इस संभावना को खारिज करता हूं कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, निश्चित रूप में मिलेगा, और एक अच्छी मजबूत सरकार आएगी। देश में जो वातावरण हमें समझ में आ रहा है वो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी रहनी चाहिए, इस दिशा में अधिकांश लोगों का मत है। फिर ये होता है कि जहाँ तक गठबंधन की राजनीति है, इसमें आवाजाही चलती रही है हमारे देश में। एक ज़माने में हमारे चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ थे, फिर अलग हो गए, फिर आए, फिर अलग हो गए। तो सवाल तो इन लोगों ने तय करने का है कि वो क्या, जिसको अधिक मात्रा में सीटें मिली है उस दल के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे।
उन पर निर्भर करता है। अधिक मात्रा में सीटें, मतलब सर्वाधिक सीटें जिसको मिलती है उसको तो सरकार बनाने का प्रथम अवसर मिलेगा, ये तो कानूनन है, संवैधानिक है ये। अभी वो मिलने के बाद अगर आप जो कह रहे हैं एक काल्पनिक हाइपोथेटिकल चित्र है ये, उसमें अन्य दलों की क्या भूमिका होती है इस पर निर्भर रहेगा। अटल जी की सरकार भी बनी, मैं 13 दिन की सरकार की बात कर रहा हूँ, उसके साथ लोग आ जाते थे तो वो टिकती थी, नहीं आए। सर एक चीज आपने कहा प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इन दिनों अभी पिछले जैसे जैसे इलेक्शन मतलब खत्म होने के कगार पर है, प्रधानमंत्री के कुछ बयानों को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसे कहाँ तक उचित समझते हैं? देखिए, आप एक हमारे कालखंड के एक टुकड़े को, एक छेद को सामने रखते हुए इसकी चर्चा नहीं कर सकते। हमारे देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स वो तो नानी याद आएगी से फिसलन होती गई है। 80s की बात मैं कर रहा हूँ, फिर ये मौत का सौदागर आए, तो ऐसा किसी ने नहीं करना चाहिए। आचार संहिता शेषन साहब ने लाई, हम मानते हैं कि सारे राजनीतिक दल मिलकर एक आध आचार संहिता बनाएं ताकि कौन से विषयों को उठाना नहीं उठाना। और इसमें भी मैं मतलब क्षमा करें मुझे, मैं ये कह रहा हूँ, मगर कई बार ये सवाल हम सामना करते ही करते हैं। कल नितिन गडकरी जी थे भोपाल में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमने उनको आग्रह किया था कि आप डेवलपमेंट के बारे में ही केवल बोलिए कि आपके मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है, और बहुत सिलसिलेवार उन्होंने दिया। और समापन में उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है कि आप इसमें से कुछ नहीं छापेंगे, आप मुझे एक सवाल पूछेंगे कि आप पीएम बनने वाले हैं क्या, और वही आप छापेंगे। और ऐसा ही हुआ। तो ये डिस्कोर्स कौन बनाता है? केवल हम बनाते हैं। हमारे एक विधानसभा के, विधान परिषद के अध्यक्ष थे प्रोफेसर फरांदे, 90s की बात है। मैंने एक बार उनको कहा, मैं बहुत युवावस्था में था तब, मैंने कहा कि ये सारा आपका जो सेशन बनता है लेजिस्लेचर का, तो मुझे बड़ा टेंशन आता है। तो बोले क्यों, आपको क्यों टेंशन आता है? तो मैंने कहा हर रोज़ वही होता है, वेल में आना, वो मेस होता है राजदंड, उसको लेकर घूमना, वो कागज़ के बॉल्स बना के फेंकना, कहीं माइक तोड़ना, ये क्या चलता है? मुझे बड़ा इसका अफसोस होता है, दिल को बड़ी परेशानी होती है। तो बोले अगर ये आपको रोकना है तो आप मीडिया का कवरेज बंद करो। तो मैंने कहा भाई साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हम तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़माने में धीरे धीरे जा रहे हैं और टेलीविज़न पर ये प्रकाशित हो रहा है सब कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोले तब यही होगा। मैंने कहा क्यों आप ये कह रहे हैं? तो बोले देखिए, जो विधायक जाता है विधानसभा, विधान परिषद या सांसद भी कहिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मतलब एक दृष्टि से बाकी उद्देश्य एक लॉफ्टी आइडियल होता है, मगर उसको पुनः चुनकर आना होता है। इसलिए उसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता को कुछ न कुछ संप्रेषित करना होता है, उनको बताना होता है कि मैं ये कर रहा हूँ आपको। अभी बोले कि महाराष्ट्र के किसी जिले के अकाल की स्थिति के बारे में विधान परिषद में चर्चा हो रही है, तो कई विधायक ऐसे हैं कि जो बड़ी तैयारी से स्टैटिस्टिक्स लेकर, आर्गूमेंट लेकर, अफ्रीका में क्या हुआ, पूरा उदाहरण दे के 8-10 मिनट, बहुत बड़ा समय होता है 8-10 मिनट भाषण करने के लिए मिलना, करते हैं। समाचार पत्र 2 लाइन भी छापते नहीं, मगर बॉल फेंका तो 8 कॉलम हेडलाइन आती है कि असंतोष का उद्रेक हो गया और सदन का काम चलने नहीं दिया। तो जब निगेटिविटी को ही इतनी प्रबलता मिलेगी तब लोग बोलेंगे कि आखिरकार मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताना। वो मेरे 8 मिनट के विद्वत्ता प्रचुर भाषण से अगर नहीं हो रहा तो मैं यही करूँगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अच्छाई को बल देने का काम हम सबका है। अगर हम अच्छाई मार्केटेबल नहीं है ऐसा मान के उसको अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हम समाज की हानि कर रहे हैं। और हम यानी मैं सबको मानता हूँ, हम राजनीतिक दल भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब हम कहते हैं कि केवल चुनकर आने वाले को टिकट देंगे, तो वही है, पॉपुलिज्म है एक दृष्टि से। तो हम सब इसी एक अवस्था के प्रिजनर्स हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा सबमिशन है, वेरी हम्बली। आपने मुझे ऐसे सुनने में ऐसे समझ आया कि जैसे संस्थाओं को खत्म करने की शुरुआत वहीं से हुई थी कि मीडिया को खत्म कर दो तो रिपोर्टिंग भी बंद हो जाएगी। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है सर कि अगर वो बजट सेशन है 15 दिन का होता है, मैं भी 21 दिन का होता है कई जगह, पर वो कागज का टुकड़ा किसी एक दिन गिरता है, जो 2 दिन गिरता है, उसके बाद तो अध्यक्ष उनको बर्खास्त कर देता है। उन 21 दिन भी तो खबरें छपती हैं। अगर वो हो ही ना तो हम क्या छापेंगे? मैं कोई ऐसा मीडिया एंड पॉलिटिशियन ऐसे द्वंद्व की ओर इसको नहीं ले जा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि हम सब दायित्ववान,
हाँ, ऐसा किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ने के भाव से मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि कभी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। मान लीजिए, मैं एक उदाहरण और एक सुझाव के तौर पर विनम्रता से कह रहा हूँ कि अगर मीडिया ये तय करेगा कि वेल में घुसने वालों की हम एक भी न्यूज़ नहीं देंगे, सर ये कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? वो तय करेंगे, हम नहीं घुसेंगे। नहीं, कम से कम हेडलाइन तो नहीं देंगे, छोटी न्यूज़ देंगे, और जिन्होंने भाषण किया उनकी अच्छी न्यूज़ देंगे। तो जिम्मेवारी हमसे शुरू हो, मतलब पॉलिटिशियन से नहीं, दोनों से शुरू होनी चाहिए। पहले तो देखिए ना, अच्छे काम करने वाले को मेरी अच्छाई को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ऐसा अगर ध्यान में आया, मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, तो हमने क्या करना चाहिए? मेरे लिए प्रेरणा ही नहीं बची ना। और मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। मुझे दैनिक भास्कर के एक संपादक ने कहा, शायद पंजाब एडिशन में, उन्होंने ये तय किया कि हर मंडे को वो केवल सकारात्मक समाचार देंगे, और उनका सर्कुलेशन बढ़ा। सो देयर इज ए मार्केट फॉर अच्छाई, वी नीड टू। सकारात्मक खबर फ्रंट पेज पे देंगे, बाकी खबरें भी ठीक है ना, फिर भी सर्कुलेशन बढ़ा, ये तो वास्तविकता है। सो पीपल वांट टू रीड विच इज ऑल वेरी पॉजिटिव। आई डोंट से कि निगेटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब सरकार की वाहवाही करो, प्रशंसा करो। पहली बात तो है कि सरकार पर इतना ध्यान भी मत दो। हमारा पूरा इतना राजनीतिमय हो गया है ना, अखबार और सार्वजनिक जीवन भी, उससे भी तो बाहर आना चाहिए। सर, आप महाराष्ट्र के बारे में एक सवाल। अब शिवसेना के साथ महागठबंधन है आपका, डेवलप है, राज ठाकरे मैदान में है नहीं, चुपके से जो प्रचार किया उसका कितना असर पड़ेगा आपके ऊपर? कुछ असर दिखता है आपको? मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा असर होगा। देखिए, राज ठाकरे जी के बारे में मैं पुनः एक बार थोड़ा निष्पक्षता से अगर देखूं, जब उनको लोगों ने अवसर दिया था, 2009 की बात मैं कर रहा हूं, तब अगर वो थोड़ी मेहनत करके जनता में जाते थे। देखिए, दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटी ये इलेक्शन तक ही सीमित रहेगी। उसके बाद पार्टी गढ़ने का काम बीजेपी या कम्युनिस्ट पार्टी या और एक आध दूसरा दल छोड़े तो कौन कर रहे हैं? राज ठाकरे जी के लिए, और उन्होंने जो एक नई नई कल्पनाएं लगाई थी, थोड़ा सा आकर्षक था, ऐसे लोग ऐसे आँख करके देख रहे थे कि अरे ये कोई नया जीन्स पहनकर ट्रैक्टर चलाने वाला किसान मुझे चाहिए। मैं इसमें एक सिंबॉलिज्म मानता हूँ कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ये बताने के लिए उन्होंने तहसील तहसील, जिले जिले में जाना चाहिए था ना। वो गए नहीं, वो कुछ काम ही किया नहीं, पार्टी बिल्ड की नहीं। पहली बार 12 विधायक आए, बाद में एक आया। ये कोई पार्टी संचालन का और बनाने, ये इसमें कोई गंभीरता झलकती है क्या? तो जिस व्यक्ति की गंभीरता के बारे में ढेर सारे सवालिया निशान है, उसकी सभा के लिए एक मनोरंजन है, थोड़ा लोग जाएंगे और वो प्रेजेंटेशन के तरीके से करते हैं, उसकी भी काफ़ी विडंबना बाद में हो रही है, मगर उसके कारण वोट देने के निर्णय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब बीजेपी में विधायकों की खरीद फरोख्त से आरोप है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि नए नए विधायक दूसरी पार्टी से आकर आपके साथ शामिल हो रहे हैं। नहीं, देखिए, राजनीति में ये एक हमेशा की पद्धति रही है, मतलब इसको कोई चाहे न चाहे। अभी लोग आते हैं राजनीतिक दलों में, और राजनीति तो एक कारवां जैसा होता है, तो जो आए उसको साथ लेकर हम चलते हैं। मगर हमारी ये धारणा है कि बाहर आने वाला व्यक्ति हम पर इतना प्रभाव डाल पाए कि हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, इसमें तब्दीली हो, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वो आएगा, हमारे साथ रहेगा, और हमने देखा है कि कुछ लोग एकदम अच्छे तरीके से समरस भी हो जाते हैं और अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग हो नहीं पाते, वो तात्कालिक आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो ये होता रहा है। मतलब इसका भी संबंध पुनः एक बार पार्टी बिल्डिंग से है। पार्टी को संगठन के रूप में गढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसमें आप कितनी गंभीरता से ध्यान देंगे। आपको फिर ऐसे जो लोग, जैसे हमारे दल में प्रशिक्षण होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों के सेक्रेटरीज का, तो उसमें से वो पार्टी गढ़ने की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ती है। फिर जो आया हुआ व्यक्ति उस वातावरण में जो भी आकलन उसका बन पाता है, टिकता है, नहीं तो कुछ लोग बस थोड़ा समय का मुकाम करके फिर नए दल में चले जाते हैं। बोलिए ना सर। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आई तो राम मंदिर और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दे थे, और राम मंदिर पिछले 30 साल से मुद्दा बन रहा है, जिसके दम पे आप सत्ता में आते गए। वो मुद्दा 6 महीने से बिल्कुल साफ है
क्या मान लिया जाए कि अब राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के लिए छोड़ दिया, साइड हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, अभी राम मंदिर के बारे में पार्टी के सारे घोषणा पत्रों में 89 के बाद उल्लेख है, अभी भी उल्लेख है। इसकी चर्चा बनाने में दिक्कत, मतलब चर्चा क्यों नहीं बन रही, इसके कारण भी बड़े स्पष्ट हैं। लोग हम छला महसूस करते हैं। नहीं, लोग क्या महसूस करते हैं एक अलग विषय है, मगर हमारी प्रामाणिकता जो है वो एक परिस्थिति में बंधी हुई है। बंधन ऐसा है कि हम तीन ही मार्ग से कर सकते हैं। एक, समन्वय, संवाद, सामोपचार से उनको मनाते हुए मंदिर बने, जो भी हमारे मुसलमान भाइयों का विरोध होगा उनको मनाते हुए। इन बातों को टटोला गया। इसके पहले चंद्रशेखर के ज़माने से ऐसी मतलब विमर्श हुए, चर्चा हुई। अटल जी ने भी ऐसा कुछ करने की कोशिशें की। सारी कोशिशें एकदम सबके सामने नहीं होती या सबको पता भी चलती नहीं, मगर कोशिशें होती है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक समिति को, और वो कर रहे हैं, तो उसका परिणाम निकल कर आएगा तो अच्छा ही है। दूसरी बात है कि हम कोई कानून बना कर ये करें, तो उसके लिए संसद में हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हम ऐसा कानून मतलब दोनों सदनों में ये नहीं कर सकते। और तीसरा है कि न्यायालय निर्णय दे, तो न्यायालय को गुहार लगाई गई है। अभी न्यायालय अपनी पद्धति से कर रहे हैं। अभी इसमें हमारे पास अवसर ही कम है, क्योंकि ये हम बंधे हुए हैं इस परिस्थिति से। इसके अलावा कोई चौथा मार्ग बताएं, हम उसको टटोलेंगे। मुझे नहीं लगता कोई मार्ग है। इसका मतलब ये नहीं कि राम मंदिर हमने छोड़ दिया है, हमें निश्चित रूप में बनाना है, मगर ये परिस्थिति भी सबके सम्मुख है और ये हमारी बनाई हुई नहीं है। दुनिया भर में, भारत सहित दुनिया भर में जनतांत्रिक व्यवस्था के तहत जनता में निराशा बढ़ी है। तो अभी राजनीतिकों के सामने चुनौती क्या है? जनतंत्र को बचाना, मजबूत करना, या इसके बाद का वो रास्ता अख्तियार करना, या मतलब उसकी ओर जाना जो जनतंत्र को बाधित करता है? नहीं, चुनौती तो यही है कि जनतंत्र को हम कारगर कैसे बनाएं। और इसमें मैंने तो मेरे आलेखों में लिखा भी है। केनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त संस्था की एक प्रोफेसर है डॉक्टर पीपा नॉरिस, जानी मानी विदुषी हैं, राजनीति शास्त्र की अध्येता है। उन्होंने अपने मेरे ख्याल से 10 साल पहले के एक थीसिस में ये लिखा है कि लिबरल डेमोक्रेसी विथ स्टेट बिल्डिंग, मतलब जनतंत्र में जो जनतांत्रिक मूल्य है, जिसमें लिबरलिज्म है, जिसमें स्वाधीनता है हर तरीके की, जो जनतंत्र की व्याख्या में आती है, उसको बरकरार रखते हुए हमें स्टेट बिल्डिंग यानी प्रशासनिक और राज्य संचालन की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कारगर बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ हुआ है, ये बहुत सारे देशों में हुआ है, केवल हमारे, कि जनतंत्र का मतलब मतभेद होना। ऐसा नहीं है भैया। जनतंत्र का मतलब यानी चुनाव, जनतंत्र का मतलब यानी समाचार पत्रों में जो मर्जी वो जरूरी है, मगर हमारी व्याख्या अगर वहीं तक सीमित रहेगी तो फिर प्रॉब्लम होगा। जनतंत्र को प्रशासनिक दृष्टि से भी हमें कारगर कैसे करना, जिसकी व्याख्या हम सुशासन से करते हैं, वो कैसे तब्दील करना, ये भी तो एक चुनौती है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ जिसका संबंध स्टेट बिल्डिंग से है। प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने आने के तुरंत बाद ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस के सिस्टम्स केंद्रीय और बाकी सारे मंत्रालयों में लगाई, और आज भी वो अच्छे तरीके से शुरू है। आपको पता है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में लिखा कि हम सत्ता में आने के बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस को समाप्त कर देंगे। ये क्या चल रहा है? मतलब आप चाहते नहीं कि लोगों की सेवा के लिए लोग समय पर उपस्थित रहे, सरकारी बाबू, मगर बाबुओं को रुझाना था उनको, तो कर दिया। और इस पर कहीं समाचार पत्र में मैंने टिप्पणी नहीं देखी। तो ये हो रहा है। अभी अगर कारगर ढंग से काम करने के लिए अगर प्रधानमंत्री स्वयं 17-18 घंटे काम करते हैं औरों के लिए करने के, तो क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये स्टेट बिल्डिंग नहीं है? और ये जब तक नहीं होगा तब तक लोगों के मन में लगेगा कि अरे भाई वो स्वाधीनता वगैरह ठीक है, मगर आपके जनतंत्र में मेरे थाली में कुछ परोसा ही नहीं है। ये स्थिति से हमें लोकतंत्र को बचाना है। और ये चुनौती विश्व के प्रमुख जनतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने है। और इसलिए भारत को विश्व का सबसे विशाल जनतंत्र होने के नाते इसमें निश्चित रूप में भूमिका बनाए, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए। इसमें प्रशासनिक सुधार है। अभी प्रधानमंत्री जो प्रगति का कार्यक्रम करते हैं, मैं जानता हूँ आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, कि जिसमें वो हर महीने के अंतिम बुधवार को एक बैठक करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में एक जवाबदेही के सूत्र के आधार पर पूछते हैं कि
एक एक राज्य के चीफ सेक्रेटरी को उस पर बुलाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और सारे सेक्रेटरीज रहते और जवाब पूछे जाते। अभी इसके लिए क्या रॉकेट साइंस चाहिए था? ये क्या संविधान संशोधन के मतलब का कारण हो रहा है? ये तो एक व्यक्ति ऐसा आया कि जिसने सोचा कि नहीं, ये कैसे होता नहीं, आई विल मेक इट हैपन। और इसके कारण अगर आज मोदी जी के, गडकरी जी के डिपार्टमेंट ने ये गंगा में वे प्रचलन शुरू किया है, माल की आवाजाही हो रही है, या रास्तों के निर्माण की लंबाई बढ़ी है, या रेलवे में परिवर्तन हो रहे, तो ये क्या ऐसे ही बेवजह हो रहे? उसके पीछे किसी का तो दृष्टिकोण है ना, कोई तो बैठा है जो कह रहा है कि आई विल मेक इट हैपन। तो इसको हम अगर ध्यान नहीं देंगे और जनतंत्र को केवल चुनाव और बाकी सारे विषयों तक सीमित रखेंगे, तो हम जनतंत्र के प्रति भी अन्याय कर रहे हैं और हमारे अपने प्रति भी अन्याय कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि सर कितने सारे मंत्रालयों में कितना अच्छा काम हुआ, उसके बावजूद 7 मंत्री चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कौन चुनाव नहीं लड़ रहे? सुषमा स्वराज, नहीं, जेटली नहीं लड़ रहे, हर कितने नहीं, जो राज्यसभा में है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और बाकी जो मतलब कोई जरूरी नहीं। और ये तो होता है ना, समाज में ऐसा तो होगा ही। अभी मेरे जैसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि मैं मंत्री नहीं हूं, मगर आप कहेंगे कि आपने लोकसभा में आना चाहिए, तो दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब आई डोंट हैव एनी, आई एम नॉट शाय टू एडमिट दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट समथिंग विच सूट्स टू माई कैरेक्टर। फिर भी अगर पार्टी कहती तो हम लड़ते भी थे, आदेश है पार्टी का, करेंगे। लड़ रही है स्मृति ईरानी। इसलिए मेरा कहना है कि वो व्यक्ति की रुचि, प्रवृत्ति, स्वभाव, उसका व्यक्तित्व इस पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं कि लोकसभा में आना यानी उसका कोई एक स्तरीय एकदम, हाँ प्रधानमंत्री ने सामान्यतः लोगों में से चुनकर आना चाहिए, मगर सारे मंत्री हो तो फिर राज्यसभा बनी काय के लिए? राज्यसभा के निर्माण के पीछे भी तो यही भूमिका है कि जो चुनाव की आपाधापी में खुद को संलग्न नहीं कर सकते, उनके लिए भी तो अवसर होना चाहिए। बार बार पूरी बातचीत में आपके लगा कि आप गडकरी जी को बहुत नजदीक से जानते हैं और काफी आपने काफी आप मतलब उनको सपोर्ट करते हैं। क्या वजह है कि गडकरी जी बार बार बीच बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे लगता है कि कुछ विद्रोह के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गडकरी जी को बहुत निकट से इसलिए जानता हूं कि वो भी महाराष्ट्र के हैं, वो भी विद्यार्थी परिषद में थे, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके साथ काम करूं। कहने के लिए तो वो सलाहकार वगैरह ऐसा होता है, ऐसा कोई सलाह वगैरह देने का मतलब नहीं था, बट आई वॉज काइंड ऑफ हिज कलीग और मैं काम करता रहा। मगर देखो क्या होता है कि राजनीति में आप बेबाकी से जब बोलते हैं तब उसको मिस इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे अवसर आप छोड़ देते हैं। गडकरी जी बेबाकी से बोलते हैं, वो कोई ऐसा, सच भी बोलते हैं। हाँ बेबाकी से बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो कई बार वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है।